हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओनिक्स एकेडमी। बच्चे हम कर रहे थे मैथ्स का सैंपल पेपर। हमारे टोटल 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी जो होगा बच्चे, उसके अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा बच्चे। ठीक है, ऑप्शन इसके अंदर आपको होगा जो सा आपको क्वेश्चन अच्छे से आता हो, प्लीज आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। हम इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे हम सेक्शन डी का क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। जिस जगह से वो जा रहे हैं उसी जगह के ऊपर वापिस आना है, मगर अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। बच्चे तो आपने निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जिस भी चीज की हमें वैल्यू निकालनी होती है, हम मैथ्स के अंदर उसको एक्स लेट करके चलते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से समझो। अपस्ट्रीम मतलब अगर आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। और अगर आप नीचे आ रहे हो, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल स्पीड कितनी है बच्चे? 18। अगर अपस्ट्रीम जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी? कम। तो 18 माइनस क्या हो जाएगी बच्चे? एक्स। और यही अगर आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो बच्चे तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा। कितनी हो जाएगी? 18 प्लस एक्स। अब वो क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये बोल रहे हैं कि अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन 1 घंटा ज्यादा लग रहा है बच्चे। तो अपस्ट्रीम किसके इक्वल हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है बच्चे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है बच्चे? डिस्टेंस तो देखो हम सेम कवर कर रहे हैं, 24, चाहे अपस्ट्रीम हो चाहे डाउनस्ट्रीम हो। तो डिस्टेंस कितना है? 24 अपॉन में स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की? 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम का भी सेम डिस्टेंस है 24, और डाउन के अंदर बच्चे उसका स्पीड कितनी है बच्चे आपकी? 18 प्लस एक्स प्लस में 1। अब बस कुछ नहीं, यही हमारा क्वेश्चन था। अब हमने बस इसको क्या करना है बच्चे? सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम अगर हम इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 18 प्लस एक्स इंटू 24 माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 24। कैलकुलेशन इजी करने के लिए अंदर क्या बचा? 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स। नीचे बचे a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है? a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या हो जाएगा? 324 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1। प्लस 18 से माइनस 18 आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो अंदर क्या बच गया आपका? x प्लस एक्स कितना बचे? 2x। ये नीचे वाला उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 324 माइनस एक्स के। नेक्स्ट 24 इंटू 2 48x इज इक्वल टू 324 माइनस में एक्स स्केयर। अब जो भी तुम्हारे टर्म्स हैं उन तो सारे टर्म्स को बच्चे एक ही साइड ले आओ। इधर लाएंगे माइनस एक्स स्केयर लेकर क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्केयर प्लस 48x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0 बचे। अब इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से करो या फिर कोई और मेथड करना चाहो आप तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज वगैरह वो भी यूज कर सकते हो। तो हम इसकी डायरेक्ट स्प्लिटिंग करते हैं बच्चे। तो स्प्लिटिंग करके क्या आएगा बच्चे आपका? एक्स स्केयर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो बच्चे, देखो
54 में से अगर 6 माइनस करोगे क्या आएगा आपका 48, और अगर आप 54 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चे आपका 324। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चे, इनमें से कॉमन लेना है फर्स्ट टू टर्म्स और नेक्स्ट टू टर्म्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं बच्चे। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे आपका x। ठीक है, तो x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा बच्चे आपका x प्लस 54। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे आपका 6। तो अगर इन दोनों टर्म से आप 6 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा अंदर x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब आपका ब्रैकेट में सेम आ गया तो बच्चे आपका a फैक्टर तो क्या हो गया x प्लस 54, दूसरे वाला क्या हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपका फर्स्ट टर्म है x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 54, और दूसरा बच्चे क्या है आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आपकी x की कितनी आ जाएगी बच्चे 6। आपकी स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती तो आप इसको क्या कर दोगे निग्लेक्ट कर दोगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे +6। ठीक है, तो जो आपने लेट किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, वो कितनी आ गई बच्चे 6। तो कितनी स्पीड है बच्चे 6 किलोमीटर पर आवर क्या है बच्चे आप स्पीड है किसकी मोटर बोट। ठीक है, यहाँ तक कोई सॉरी स्ट्रीम की यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बचे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपने मेन दो चीजों का ही ध्यान रखना है। अप स्ट्रीम जाते हुए स्पीड कम होती है और डाउन स्ट्रीम आते हुए स्पीड क्या होती है बच्चे ज्यादा होती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन ना आता हो तो आपके और के अंदर इसका ऑप्शन दे रखा है, हम वो वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। इसको पहले चेंज कर लेना बच्चे आपका। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल के अंदर चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे आपका 75/8। वो क्या कह रहे हैं, 2 टैप्स मिलकर एक टैंक को इतने घंटे के अंदर फिल कर रही हैं। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो टैप का डायमीटर ज्यादा है वो 10 घंटे कम ले रहा है एज कंपेयर टू वो टैप बच्चे जिसका डायमीटर क्या है कम है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जिस टैप का आगे से जो मुंह होगा डायमीटर जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी उसमें ज्यादा पानी निकलेगा, जल्दी आपके टैंक को फिल करेगी। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आपने वो टाइम, हमें ये टाइम इकट्ठे दे रखे हैं, हमें अलग अलग बताना है कि जो बड़ी टैप है अगर वो खाली वो अगर टैंक को भर रही है तो वो कितना टाइम लेगी, और जो दूसरी छोटी टैप मतलब दोनों के दोनों टैप्स हैं अलग अलग कितना टाइम लेगी बच्चे उस टैंक को भरने के अंदर। ठीक है, तो हमने ये करना है बच्चे, तो शुरू करते हैं बच्चे। लेट कर लेते हैं बच्चे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। हम एक बार के लिए मान लेते हैं जो छोटी टैप है बच्चे जिसका डायमीटर कम है वो कितना टाइम ले रही है बच्चे x आवर्स ले रही है आपके उस टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप को उन्होंने क्या बोला है बच्चे 10 घंटे कम। ठीक है, तो x में से 10 क्या कर दोगे माइनस, इतने आवर्स क्या लेगी बच्चे आपकी लार्जर टैप लेगी फिल करने के लिए। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पहले सबसे पहले दोनों का वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्क देखते हैं बच्चे, वर्क बाय स्मॉलर टैप, छोटी टैप कितना काम कर रही है आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चे, जो वर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे किसके टाइम की, क्योंकि जो ज्यादा टाइम लेगा ठीक है मतलब वो काम क्या कर रहा है कम कर रहा है, और जो आपका टाइम कम लेगा वो काम क्या कर रहा है आपका ज्यादा कर रहा है। तो बच्चे अगर टाइम लग रहा है x आवर्स तो वन कितना वर्क कितना हो जाएगा 1/x। सेम एज इट इज बच्चे, वर्क बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप कितना वर्क करेगी इसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 10। अब ध्यान से जो टोटल टाइम लग रहा था ना बच्चे वो कितना लग रहा था 75/8,
तो जो वर्क होगा उसका भी क्या होगा, रेसिप्रोकल। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। अब आप वर्क की बात कर रहे हो तो वर्क के अंदर भी रेसिप्रोकल होगा, तो क्या होगा, ये 8/75 होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, ये दोनों मिलकर इतने टाइम में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, आपकी जो स्मॉलर टाइप है और आपकी जो लार्जर टाइप है वो मिलकर इतने टाइम में क्या कर रही है बच्चे, आपका टैंक को पूरा फिल कर रही है। ठीक है, अब बस इसमें क्या करनी है आपने, कैलकुलेशन। एलसीएम ले लो बच्चे, x-10 क्रॉस मल्टीप्लाई x-10 plus x is equal to 8/75. x plus x is 2x minus 10. x into x square minus x into 10, 10x is equal to 8/75. Then cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के ऊपर बच्चे क्या आ जाएगा, 75 मल्टीप्लाई होगा आपका। ठीक है, 2x माइनस 10 से बच्चे इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x से। करो बच्चे, 75 इंटू 2x 150, 75 इंटू 10 750, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 इंटू 10x 80x। ठीक है, अब सबको आप एक ही साइड पर ले आओगे बच्चे, जितनी भी टर्म्स हैं 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको इधर लेके आओगे, माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना बच्चे, प्लस माइनस बहुत मैटर करती हैं। आप चाहे, मैंने क्या करा, इनको अपनी ही जगह पर रखा, इनको इधर लेके आए तो इनके साइन चेंज हुए। ठीक है, आप चाहो तो इनके साइन भी चेंज करके उनको इधर ला सकते हो, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस 150 प्लस 80 230, और साइन कौन सा, जो बड़े वाले के साथ है, माइनस। अब बच्चे इनको फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग हम जब करते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को क्या कर लेंगे बच्चे, बाहर कॉमन कर लेंगे। 8 में से अगर 2 बाहर गए तो कितना बच गया, 4। 250 को अगर में से 2 अगर आप बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 115। 750 में से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 375। ठीक है, अब जो ये 2 है बच्चे, उधर 0 के नीचे जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। अब हमने क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चे, 100x माइनस 15x। करके देख लेते हैं एक बार, देखो आप, माइनस माइनस प्लस, 100 प्लस 15 इज 115, मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 15। ठीक है, और आप क्या करोगे, 375 इंटू 4 करोगे तो आपकी सेम वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, ध्यान से देखो। ठीक है, एक तो आपका 4 कॉमन आ रहा है और एक x। अगर यहाँ से 4 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस, यहाँ में से अगर आपने 4 कॉमन लिया, 100 में से 4 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 25, और x भी आपने क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 15। तो यहाँ पर क्या बचा, x। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चे, 25। अब देखो, आपकी ब्रैकेट क्या आ गई बच्चे, सेम। इट मीन्स आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं। अगर किसी बच्चे को फैक्टर्स बनाने में प्रॉब्लम है तो बच्चे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से एक रूट आपका आया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आया बच्चे 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। ठीक है, x कौन था बच्चे, स्मॉलर टैप का टाइम था। ठीक है, तो स्मॉलर का टाइम कितना आ गया बच्चे, आपका 25। और जो लार्जर था बच्चे, लार्जर टैप का टाइम क्या था, x माइनस 10। 25 माइनस 10 कितने टाइम बच्चे लगेगा, 15 आवर। तो स्मॉलर टैप को तो लगेगा बच्चे आपके 25 आवर, मतलब छोटी वाली जो टैप है उसको 25 घंटे लगेंगे टैंक को अकेला भरने में, और लार्जर वाले को सिर्फ 15 घंटे लगेंगे।
अब इसकी जो दूसरी वैल्यू है ये हम निग्लेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे उसको भी देख लो बच्चे। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 15/4। चलो x तो ठीक है आ गया, x माइनस 10 निकालो लार्जर के लिए। x कितना आया बच्चे 15/4 माइनस 10, तो ये कितना एलसीएम कितना 4, 15 माइनस 40, तो ये वैल्यू किस में जा रही है आपकी -25/4। माइनस के अंदर बच्चे आपका टाइम नहीं हो सकता, इसी वजह से हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे और जो दूसरी दो वैल्यूज आई हैं हम उनको रख लेंगे बच्चे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस क्वेश्चन के बारे में भी दोबारा से बता दूंगी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम के बहुत चांसेस रहते हैं कि बच्चे डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो हम अब बीपीटी थ्योरम करते हैं बच्चे। इसका फर्स्ट पार्ट है बीपीटी थ्योरम, सेकंड पार्ट में बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो बीपीटी थ्योरम के अंदर बच्चे सबसे पहले आपको बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और आपको एग्जाम के अंदर लिखकर भी आनी है बच्चे। ध्यान से समझना बीपीटी थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है बच्चे। देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, आपके पास बच्चे ये ट्रायंगल है। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चे, इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक ऐसी लाइन टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये लाइन है बच्चे वो डीई, जो ट्रायंगल के दूसरे दोनों साइड्स को AB को और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे D पॉइंट पे और किस पॉइंट पे E पॉइंट पे। ठीक है, और ये दोनों लाइंस उन्होंने क्या बोल रही है, पैरेलल है। DE पैरेलल है बच्चे किसके, BC के। अगर ऐसा होता है तो बीपीटी थ्योरम कहती है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो ये दो साइड्स है ना बच्चे ए बी और कौन सी ए सी, ये सेम रेशियो के अंदर खुद को क्या करती हैं बच्चे, डिवाइड करती है। सेम रेशियो मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपकी बीपीटी थ्योरम है, एक बार दोबारा रीड करो। If a line is drawn to one side of a triangle to intersect at other two sides, ठीक है, then the two sides are divided in the same ratio. AD upon DB is equal to AE upon EC. हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चे पहले इस थ्योरम को, ध्यान से देखो। सबसे पहले जब हमारी कोई थ्योरम आती है हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है बच्चे, एक आपकी एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो मतलब DE पैरेलल दे रखा है किसके, BC के। तो गिवन है बच्चे आपको DE इज पैरेलल टू BC। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव के अंदर आप लिखोगे कि वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के बच्चे। अब इस थ्योरम को करने के लिए आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चे। कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो कंस्ट्रक्शन को लिखोगे। आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पहला परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है बच्चे DM, डी से लेके इस पॉइंट तक, उस पॉइंट को नाम दे लेते हैं DM। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DM, ठीक है, इसके AE के, AE के परपेंडिकुलर सॉरी AE लाइन के विद रिस्पेक्ट आपने एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप लिखोगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE। ध्यान से समझना बच्चे, अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया थ्योरम नहीं समझ आएगी। ऐसे सेम एज इट इज आपने ई पॉइंट से भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, उसको नाम दे लो N, तो आप बोलोगे EN परपेंडिकुलर टू AD है कि ना। आपने क्या करा बच्चे, EN परपेंडिकुलर टू AD। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम किस पर, प्रूफ पे।
प्रूफ करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होना चाहिए बच्चे, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चे, राइट ट्रायंगल, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग एरिया देखेंगे ADE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है बच्चे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट मतलब आपका परपेंडिकुलर, पर अब ADE के अंदर, इस ADE के अंदर तो आपके दो परपेंडिकुलर हैं, तो हम एक एक कर कर दोनों को लेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, आपका ये वाला बच्चे। ठीक है, कौन सा परपेंडिकुलर, N। तो हाफ इंटू बेस कितना है AD, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कितना है EN, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN। इसको मान लेते हैं बच्चे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली बच्चे अब दूसरे परपेंडिकुलर को लेके चलेंगे, सेम ट्रायंगल लेंगे। अब परपेंडिकुलर कौन सा ले लेंगे, DM, और बेस क्या हो जाएगा AE। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, दो इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, इसको करने के बाद आपने एक और चीज करनी है बच्चे, B को E से आपने वो कर देना, ज्वाइन कर देना है, और D को किससे, C से। नेक्स्ट, एरिया ऑफ BDE, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया, नीचे वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया तो सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर यहाँ पर बेस तो कितना है, ठीक है, हमें मिल रहा है कितना, BD, बेस तो ठीक है BD। हाइट कितनी होगी, परपेंडिकुलर कितना होगा, जितना परपेंडिकुलर यहाँ होगा उतना ही परपेंडिकुलर यहाँ होगा। तो यहाँ पर कितना परपेंडिकुलर था बच्चे आपका EN, तो वही हम लिखेंगे इंटू EN। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट बच्चे, किसका एरिया, एरिया ऑफ DEC, इसका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यहाँ पर भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस तो क्या है बच्चे आपका EC, और परपेंडिकुलर जो ऊपर था कौन सा बच्चे, DM। ये हो गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चे, आपने फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है थर्ड इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना है आपने किससे, फोर्थ इक्वेशन से। बहुत ध्यान से डिवाइड करेंगे हम इनको। करते हैं बच्चे, डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड। ठीक है, ध्यान से देख के करेंगे बच्चे। तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN। इसको डिवाइड करना है आपने थर्ड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ इंटू BD इंटू EN। अब ध्यान से देखो, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, EN से EN कैंसिल आउट हो गया, जो बाकी बचा उसको लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। इस इक्वेशन को मान लो बच्चे आप अपनी इक्वेशन नंबर 5, की लास्ट 4 तक होगी थी, इसको मान लो फिर। ऐसा करने के, इसको एक बार बॉक्स में लिख लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड करना है। करो, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फोर्थ। ठीक है, तो क्या है बच्चे आपकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM। इसको डिवाइड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC से, कितना बच्चे, हाफ इंटू EC इंटू D। इधर भी हाफ से हाफ कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसको लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इसके इक्वल AE अपॉन EC। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से डायग्राम की तरफ।
जो एरिया आपका BDE का है, ये जो एरिया है, और जो एरिया आपका DEC का है, ये दोनों, ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो बेस है DE वो क्या है बच्चे, सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको बॉक्स में कर दो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का। ठीक है, रीजन सेवंथ इक्वेशन मान लो, इसका रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लाई ऑन सेम बेस, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, कितना, DE। ठीक है, तो बच्चे अब आपकी इक्वेशन नंबर 5th, 6th और 7th तीनों से देखोगे बच्चे, नीचे का ये एरिया और ये एरिया एक सेम आ गया, ऊपर वाला तो आपका सेम था, तो आपकी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप बताओगे कि दोनों हमारे क्या है, इक्वल हो गए। एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल, ये इसके इक्वल है क्योंकि ये नीचे वाला इसके इक्वल है बच्चे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, पुट करो, इसकी वैल्यू क्या है, AD अपॉन BD, और इसकी वैल्यू क्या है, AE अपॉन EC। यही हमने प्रूव करना था। देखो, AD अपॉन BD, ठीक है, इक्वल प्रूव कर दिया AE अपॉन EC के। ठीक है, तो अगर आपकी ट्रायंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो वो अदर टू साइड्स हैं, वो आपस में क्या होंगी बच्चे, आपकी एक सेम रेशियो के अंदर होगी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में। ठीक है, ये थी बच्चे आपकी बीपीटी थ्योरम, हैंस प्रूव। इसको अच्छे से कर कर जाना बच्चे। ठीक है, अब जो ये बीपीटी थ्योरम के और के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, हम उसको करेंगे बच्चे। देखो, बीपीटी थ्योरम के और के अंदर नहीं, सॉरी बच्चे, जो बीपीटी थ्योरम के साथ बी पार्ट था, उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चे, एक फिगर दे रखी है, हम सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। बी पार्ट, E C F B D A, ये आपको क्या है, इसकी फिगर दे रखी है। अब दिया क्या क्या हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। इन दी गिवन फिगर एंगल CEF, CEF ये वाला जो एंगल है, इज इक्वल टू एंगल CFE, CFE, CFE इस वाले एंगल के इक्वल। ये एंगल इस एंगल के क्या है बच्चे, इक्वल है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, गिवन है आपको एंगल CEF इक्वल टू एंगल CFE। अब वो ध्यान से देखना, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं बच्चे, वो भी तो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो CE CF के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो विच इम्प्लाइज CE आपका CF के क्या हो जाएगा, इक्वल। किसकी प्रॉपर्टी है बच्चे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं बच्चे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्या दे रखा है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। जो ये F है, ये DC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो DF और FC आपस में इक्वल होंगे, अगर ये सेंटर का पॉइंट है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ऑल्सो ये चीज दी हुई है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका DF जो है वो इक्वल हो जाएगा FC के। ये क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, बीपीटी थ्योरम ही अप्लाई होगी बच्चे यहाँ पर।
तो हमें यहाँ पर भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चे हमने? पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं एक बार देख लो बच्चे, हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव डैट ए बी अपॉन बी डी। तो कंस्ट्रक्शन एक बार छोड़ के बच्चे यहाँ पे पहले लिखना टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करना है। ए बी अपॉन बी डी को इक्वल प्रूव करना है ए ई अपॉन एफ डी। ठीक है, देखो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी को इक्वल प्रूव करना है हमने बच्चे किसके, देखो ए ई अपॉन में एफ डी। ठीक है, नहीं ए ई अपॉन में बच्चे किसके, एफ डी के। ठीक है, ए ई अपॉन में आपने किसके इक्वल प्रूव करना है, एफ डी। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी को इक्वल प्रूव करना है आपने ए ई अपॉन में बच्चे किसके, एफ डी के। ठीक है ना, ए ई अपॉन एफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे ए ई अपॉन एफ डी के। तो स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे हम थोड़ी सी इसके अंदर क्या बच्चे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जी डी जी। ये डी जी लाइन है, ये बीई के क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चे, तभी आपकी बीपीटी थ्योरम लग पाएगी। आपका एक ट्रायंगल बन गया, इसके अंदर एक लाइन को आपने गिवन लाइन के पैरेलल में क्या करना है, ड्रॉ करना है बच्चे। तो आप क्या करोगे बच्चे, लिख दोगे यहाँ पे ड्रॉ किया है हमने डीजी को पैरेलल किसके, बीई। ठीक है, अब हम अपने प्रूफ पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल उठाएंगे ए बी और ई। इन ट्रायंगल ए बी ई बाय बीपीटी थ्योरम लिख देना चाहे तो, बाय बीपीटी या फिर अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगी बच्चे आपकी बीपीटी थ्योरम, देखो इसके अंदर ए डी, ठीक है ना, सॉरी ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बच्चे आपका क्या, बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में जी ई। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट हम ट्रायंगल उठाएंगे इन ट्रायंगल सी डी जी। ठीक है, सी डी जी, ये वाला नीचे वाला लगाओ भी बच्चे, यहाँ पे भी बीपीटी थ्योरम क्या होगी, सी एफ अपॉन डी एफ। सी एफ अपॉन में बचे क्या, डी एफ इक्वल होगा सीई अपॉन में जी। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेकेंड इक्वेशन क्या थी बच्चे, डीएफ हमारा एफसी के इक्वल था, तो हम यहाँ पर डीएफ की जगह एफसी या फिर क्या कह सकते हो, सीएफ लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम लिख देना फ्रॉम सेकेंड। अब इस सीएफ से सीएफ क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1 इज इक्वल टू सीई अपॉन में बचे क्या, जी ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जी ई किसके इक्वल आ गया, सी ई के बचे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या करोगे, ध्यान से बिल्कुल देखना इस चीज को। जीई हम, ये जीई तो सेम रहेगा, जीई हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने गिवन स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करने के लिए दी हुई है उसको लेके आए। सीई को देखना बच्चे, सीई आप ये वाली साइड इसके इक्वल थी हमारी, राइट, और ये साइड हमारी इसके इक्वल थी क्योंकि ये मिड पॉइंट था, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। बात तो सेम है, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम सीई की जगह लिख सकते हैं एफ डी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो सीई है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बच्चे, एफ डी। और अब इस इक्वेशन को हम लोग इस जीई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे बच्चे अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी, इस थर्ड के अंदर। पुट जीई इन थर्ड करो बच्चे, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू
AE अपॉन GE, GE की जगह क्या पुट करेंगे FD, और वही हमने क्या करना था, प्रूव करना था AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन FD। डायग्राम में दोबारा देखो, AB अपॉन BD इज इक्वल टू आपका AE अपॉन में बचे क्या, FD, हेंस। ठीक है, आई होप बच्चे यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 33 तक।